हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। हम यूपीएससी सन 2025 के लिए एक सी सेट की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक पर पी बाई क्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम जो है एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था, और नंबर सिस्टम के हमने लगभग 30 to 35 क्वेश्चन जितने भी पी बाई क्यू में आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमने करीब करे थे सन 2024 से लेकर सन 2021 तक के क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी कुछ पिछली वीडियो में जो रह गए थे वो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो मैंने जो सीरीज शुरू की है उसमें हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो उसमें हमने लगभग जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए तो उससे पहले मैंने कुछ बताया था, जैसे कि कुछ संख्याएँ होती हैं जो जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ पर ही मैंने डिटेल में बताया था। अब मैं फिर एक बार और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि संख्याएँ कैसे क्या होती हैं, कैसे होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे यहाँ सामान्यतः कहाँ से पूछे जाते हैं तो बहुत तेज़ी से बताऊँगा। अगर आप मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, बस यहाँ पर मैं तेज़ी से बताकर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संख्याएँ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, ये संख्याओं को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक होती है वास्तविक संख्या जिन्हें हम रियल नंबर भी बोलते हैं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। और इसके बाद ये इन्हीं रियल नंबर को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है परिमेय जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, दूसरा अपरिमेय जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में हम जो है लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वे संख्या होती हैं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर जो पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी क्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा। इसके बाद इन्हीं परिमेय संख्याओं में जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से लेकर +∞ तक की संख्या जो इंटीजर्स के अंतर आती है, जिसमें 0 भी शामिल होता है। तो -1 -2 इधर से लेकर -∞ से +∞ तक, ठीक है, 0 समेत। इन्हीं इंटीजर्स में जो होते हैं होल नंबर, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कि जो पूर्ण संख्या, और उसके बाद जो आते हैं नेचुरल नंबर आते हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। तो पूर्ण संख्याओं में एक और नेचुरल नंबर एक के अंतर्गत इसमें 0 को शामिल कर लिया था। 0 1 2 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्या जो होती हैं, वो 0 से शुरू होती हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद इसी के अंदर आती है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आते हैं नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में 0 को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर केवल 1 2 3 जो अपन दैनिक यूज में हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हम रेगुलर दिनचर्या में जो जैसे हम किसी चीज़ को गिनने के लिए 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद उन्हीं नेचुरल नंबर को 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। एक होती है इवन और एक होती है ऑड। इवन वही संख्या जिन्हें दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और ऑड वही संख्या होती हैं जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होगा, 2 4 6 ये इवन नंबर होगा। तो ये मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सी सेट के लगभग जो भी पेपर होता है, चाहे सन 2024 23 22 कोई सा भी देख लीजिए आप, जहाँ से लगभग क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं ये हिंदी में, या इसको बोलते हैं ऋण संख्या, ठीक है। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। या तो अपने आप से स्वयं से होंगी या फिर एक से होंगी। एक तो प्रत्येक संख्या को डिवाइड करता तो एक का तो है, बट ये स्वयं से डिवाइड होती है, ठीक है। तो मैंने बताया था 1 से लेकर 50 तक जो है 15 ऋण संख्या होती हैं या प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से आगे के 100 तक 10 होती हैं। मतलब टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक 25 ऋण संख्या होती हैं, ठीक है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 13, तो इनका हम जो है यूज क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एक बार और चार्ट देख लीजिए। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को आप देखना चाहें तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, जिसमें देखो मैंने बताया था -∞ से +∞ तक, ठीक है। यहाँ पर माइनस की संख्या -∞ तक चली जाएगी, यहाँ पर +∞ तक चली जाएगी, कितनी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और 0 भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। उसके अंदर आता है होल नंबर, मतलब 0 1 2 3, तो ये होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्या बोलते हैं इनको हिंदी में। फिर उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर, और इन्हीं नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इवन और ऑड। बस ये आप सब जानते हैं, बस ये सारा संख्याओं का ज्ञान हो गया। इसके अलावा मैंने प्राइम नंबर बताया था। फिर एक होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य संख्या, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, कम से कम 3 होते हैं। जैसे आप पहले 4 ले लेंगे तो 4 का देखिए, एक तो 4 हो गया, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया, 3 फैक्टर हो गए कम से कम। 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, ठीक है। तो कम से कम 4 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, सॉरी, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो उन्हें जो है हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 के क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इसके 4 फैक्टर हैं, तो कम से कम 3 होने चाहिए। ऐसे संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूज बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन में, ठीक है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। बाकी मैंने कहा था आपको कुछ क्यूब याद कर लेने हैं कम से कम 1 से लेकर 10 तक के, और इसके अलावा आपको कुछ स्क्वायर याद कर लेने हैं कम से कम 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। फिर एक ये है कि सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इनको हम जो है सॉल्व करते समय ये बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
मैंने ये कुछ क्वेश्चन करा रखे थे, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और सबको मैंने सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। अब जो आगे का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट जो 35 लगभग हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उससे आगे का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हम यहाँ तक ये भी डिस्कस कर चुके थे, इसको भी हमने सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे, यूनिट डिजिट निकालना बताया था, जीरो की संख्या फाइंड करना बताया था, इसके अलावा मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी। हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये था 46 क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये 46 क्वेश्चन पर ही मैंने एंड किया था, ठीक है। तो मान लीजिए PP, QQ और RR 2 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, जहाँ P लेस देन Q लेस देन R है। यदि PP प्लस QQ प्लस RR इक्वल टू TT 0 है, मतलब इस तरीके से कोई संख्या दे रखी है, और जो TT 0 कोई 3 अंकों की संख्या है, ये कोई 3 अंकों की संख्या मतलब, ठीक है। हमें ये कंफर्म है कि लास्ट में 0 आना है, बाकी TT की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जिसका बट सेम संख्या होंगी, जिसका अंतिम अंक 0 है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो P के संभव मानों की संख्या याद करनी है और Q के संभव मानों की संख्या याद करनी है, ठीक है। तो देखिए हमेशा सॉल्व करते समय देखिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए पहली कंडीशन दे रखी है इन्होंने, P हमेशा Q से छोटा होगा और Q हमेशा R से छोटा होगा, ठीक है। इस कंडीशन को लाते हुए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर शून्य लाना होगा, ठीक है, जिसके 3 अंकों की संख्या, जिसका अंतिम अंक 0 है। तो अगर हम ऐसे ही लिखते रहे तो मतलब ये कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो हमें जो यहाँ पे शून्य बनाने की कोशिश करेंगे कि अंतिम अंक में हम शून्य कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अंतिम अंक में हम शून्य कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और ये कंडीशन भी हमें फुलफिल करती रहनी है कि P हमेशा Q से छोटा होगा, Q हमेशा R से छोटा होगा। तो ये कंडीशन को हमें फुलफिल करते हुए हमें जो है शून्य बनाने होंगे। तो ठीक है, देखिए फिर हम देखेंगे P और Q के मान कितने बनेंगे। देखिए हम यहाँ पे P का मान अगर हम 1 ले लें तो देखिए 1, और उसके बाद अगर हम +2 ले लें, Q का मान 2 ले लें, तो यहाँ पे हमें 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले 10 के लिए बनाते हैं हम, 2 और 1 3, फिर हमें 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी देखते हैं, फिर 1 ले लो, 1 के अलावा फिर इससे थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, 3 ले लेते हैं, 3 के 3 और 1 4, 4 और 6 10, ये हो सकती है, ठीक है। अगली क्या हो सकती है, 1 + 4 + 5, देखिए ये कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, देखिए अब 1 के अलावा अगर हम यहाँ पर 5 ले लेंगे तो देखिए 5 और 1 6, और फिर हमें 6 लेना पड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं बनना है, तो 1 के लिए इतनी कंडीशन आ सकती है। अब P की वैल्यू 2 रखिए, 2 के रखे, देखिए क्या क्या वैल्यू बन सकती, क्या क्या कंडीशन आ सकती है, 2 + 3 + 5, देखिए 2 3 5 5 10, ठीक है। इसलिए 2 + 4 और +4 2 6, तो इसका मतलब 5 ही आएगा 10 बनाने के लिए। तो ये भी नहीं हो सकता, बस 2 के लिए मतलब एक ही ये संख्या आ सकती है, 2 + 3 + 5, ठीक है। इसके अलावा हम 3 के लिए देखते हैं, तो 3 + 4 4 3 7, और 7 और 3 10, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब हमें जो है कि हमने ये 10 के लिए जितनी बना ली संख्या ये तो बना ली, अब हमें जो बना सकते हैं हम 20 के लिए देख सकते हैं कि 20 के लिए बनती है नहीं बनती है, ठीक है, मतलब 20 का 0 बनता नहीं बनता। तो देखिए 3 + 8 + 9, तो देखिए 8 3 11 और 9 20, ठीक है। और देखते हैं इसके अलावा यहाँ पर 4, इसके अलावा देख लेते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं 4 + 7 + 9, 4 के लिए ये बन गई। फिर 5 के लिए देखते हैं, 5 + 6 + 9, इसके अलावा 5 + 7, ठीक है। तो ये 6 और 5 11, और 11 और 9 19, 4 + 7 + 9 7 4 11 और 19, ठीक है। और 8 4 12, और 12 और 8, तो ये 4 + 8 तो नहीं आएगा, 5 + 6 11, और 11 और 9 19 आ जाएगा। 5 + 7 7 5 12, और +1 8, ये आ जाएगा, ठीक है। 5 + 7 + 8, तो इतनी कंडीशन बनेंगे। अगर आप देखेंगे 6, तो 6 के लिए अगर आप देखेंगे तो 6 प्लस इसके लिए 7 तो लेनी पड़ेगा, +7 ही आएगा, तो ये भी नहीं बन सकती। अब अगर आप 30 बनाना चाहेंगे तो 30 नहीं बनेगी। देखिए 9 + 9 + 9 भी लेंगे तब भी आप 27 नहीं बना पा रहे हैं, तो 3 संख्याओं से 30 तो बना ही नहीं सकते। तो बस आप 10 और 20 ही बना सकते हैं, जिसके लास्ट में 0 आएगा। तो बस यहाँ पर आप इतनी संख्या लिख सकते हैं, इतनी ही कंडीशन बन सकती हैं। तो आप गिन लीजिए, देखिए P के मानों की संख्या क्या कह रहा है कि P के मानों की संख्या 5 है, तो देख लीजिए, देखिए ये एक ही है, केवल एक को एक ही ले लेंगे। इसके अलावा 2 3 4 और 5 वाले एक, तो मतलब 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, और 5 है। तो हाँ बिल्कुल 5 है, तो इसका जो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। Q के मानों की संभव संख्या 6 है, देखते हैं 6 है नहीं है। Q के मानों की संख्या 1 ही 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, 1 3 हो गया, ये हो गया, 1 4 हो गया, ये हो गया, 3 बार हमने ऑलरेडी ले लिया, फिर 8 हो गया, ये भी हो गया, फिर 7 हो गया, ये भी हो गया, फिर 7 ऑलरेडी ले लिया, फिर 6 हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके Q के मानों की संभव संख्या भी जो है, Q के संभव मानों की संख्या कितनी है, 6। तो दोनों स्टेटमेंट इस तरीके से राइट हो जाएंगे। तो हमें बस केवल 10 और
20 बनाना पड़ेगा। ये हालांकि उस समय इतना टफ होता है, इस तरीके के सवालों को स्किप कर देते हैं, ठीक है। सी सेट में इतने टफ सवालों को हम सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त ऑप्शन होते हैं सी सेट निकालने के लिए, तो हम जो है ऐसे सवालों को स्किप करना ही हमारे लिए सही होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं 54। 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं और उनमें से एक जो मान लीजिए कोई बच्चा क्रम संख्या 1 मान लेना के पास एक छल्ला है। इस छल्ले को दक्षिणावर्त दिशा में आगे हस्तांतरित किया जाता है। बच्चा क्रमांक 1 इस छल्ले को बच्चा क्रमांक 2 को पास करता है, बच्चा क्रमांक 2 बच्चा क्रमांक 4 को पास करता है, 4 जो है इससे बच्चा क्रमांक 7 को पास करता है, इसी क्रम में आगे चलता रहता है। तो आपने क्या देखा, देखिए 1 + 1 फिर +2 जोड़ा है, +3 जोड़ा है, +4 जोड़ा है, +5, इस तरह के जोड़ते जा रहे हैं, मतलब एक ज़्यादा जुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्रमांक 4 इस बच्चे को क्रमांक 7 को पास करता है, मतलब 4 में 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 5 जोड़ेंगे, इस तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ता रहता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ फाइंड कर ली कि यहाँ पे जो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कितने परिवर्तनों के बाद ये छल्ला फिर से बच्चा क्रमांक 1 के हाथ में होगा। तो मतलब इस तरीके से हमें लगातार बढ़ाते रहना कि पहले 1 को बढ़ा कर देंगे, फिर 2 बढ़ा कर देंगे, फिर 3 बढ़ा कर देंगे, फिर 4 बढ़ा कर देंगे, फिर 5 बढ़ा कर, इस तरीके से कितने परिवर्तनों के बाद, कितने चेंजेस के बाद जो है ये छल्ला जो है पुनः बच्चा जो क्रमांक 1 है उसके हाथों में होगा। तो देखते हैं, हम बनाते हैं। देखिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो पहला देखिए, मान लिया हमने कि जो है पहला जो है बच्चा क्रमांक 1 के हाथ में था छल्ला, ठीक है। तो अब वो किसको देगा, अब वो किसको देगा, देखो यहाँ पे +1 होगा, तो वो किसको देगा, सबसे पहले देगा वो 2 को, ठीक है। फिर देखिए इनके अनुसार, देखिए यहाँ पे पहले 1 बढ़ाया, फिर उसके बाद ये 2 को, और 2 वाला किसको दे रहा है, 4 को। तो देखिए तो हमने यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ रहा है, तब ये 4 को देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितना देगा, 7 को। देखिए ये भी 7 को दे रहा था, मतलब 3 बढ़ रहा है क्रमांक। अभी तक हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। अब इसके बाद हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि 1 + 2 + 3 बढ़ रहा है, तो आगे जो बढ़ेगा वो +4 बढ़ेगा। तो फिर 7 वाला किसको देगा, 11 को, ठीक है। फिर अगला जो 5 बढ़ेगा तो ये देगा 16 को, ठीक है। उसके बाद +6 बढ़ेगा तो ये देगा 22 को, ठीक है। फिर इसके बाद +7 बढ़ेगा तो ये देगा 22 के बाद 29 को, ठीक है। +8 बढ़ेगा तो 29 वाला जो देगा वो देगा 37 को, ठीक है। फिर +9 बढ़ेगा तो 37 वाला। अब देखिए हमारे पास टोटल जो संख्या है वो 40 है, 40 बच्चे हैं ना, तो ये नहीं है कि अब आगे को निकल जाएगा तो पहले 40 तक जाएगा, मतलब 3 वहाँ पर जाएगा, और 3 के बाद जो 9 जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो पहुँच जाएगा वो 6 के हाथ में पहुँच जाएगा, फिर 6 के हाथ में पहुँचेगा, ठीक है। प्लस अगली बार में जुड़ेगा 10, तो फिर पहुँचेगा 16 के हाथ में, ठीक है। उसके बाद फिर कितना जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा प्लस के 11, तो 11 जुड़ेगा तो 16 के बाद ये पहुँचेगा 27 के हाथों में, ठीक है। प्लस जुड़ेगा 12, तो ये फिर पहुँचेगा 27 के बाद 39 के हाथों में, ठीक है। प्लस फिर 13 जुड़ेगा, तो 13 जुड़ने के बाद 39 के बाद ये पहुँचेगा, ठीक है। 39 के बाद 13 जुड़ेगा तो 12 के हाथ में पहुँचेगा, मतलब 40 के बाद 12 के हाथों में, ठीक है। 12 वाले के हाथ में पहुँचेगा। प्लस 14 जुड़ेगा, और 14 जुड़ने के बाद ये पहुँचेगा 26 के हाथों में। उसके बाद फिर प्लस 15 जुड़ेगा, 15 जुड़ने के बाद पहुँचेगा जी 1 के हाथ में। तो इतने परिवर्तनों के बाद, मतलब 15 परिवर्तनों के बाद ये जो क्रमांक 1 के हाथ में पहुँचेगा, तो यही हमारा जो है राइट आंसर था। बस इतना था, हमें उसके क्वेश्चन को समझना था, उसके बाद हमें अपने कॉमन सेंस से आगे बढ़ना था, और ठीक जो है हमें वहाँ तक फाइंड कर लेना था कितने परिवर्तनों के बाद जो है क्रमांक जो है 1 के हाथ में दोबारा पहुँच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 192 है को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं होता, रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल होती है, रिमाइंडर निकालना। बस इसमें क्या होता है, हम इसको हल कर लेते हैं बस। जैसे हल करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब इसे सिंपल था, जैसे पावर को हमें हल करना आना चाहिए बस, और बाकी जो है कि उसका कितना रिमाइंडर बचेगा इसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 2 की पावर 192 है, इसे 6 से डिवाइड करना। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसे हम ये कर सकते हैं कि 2 की पावर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 48। मैंने बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की मल्टीपल हो जाती है, मतलब गुणा हो जाती है, ठीक है। घात के ऊपर घात हो तो घात की गुणा हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे लिखेंगे तो ये 16 बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 48 बन सकती है, और ये 6 हो जाएगा। तो हम 6 से इसे तो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 48 बार, ऐसे 48 टाइम्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस इसे हम 1 टाइम्स बार तो डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हर बार वो वही उसका वो बचेगा, मतलब वही उसकी जो उसका जो शेषफल बचेगा भाई सेम ही बचेगा हर जगह। तो हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका जो बचेगा 6 दूनी 12 और बचेंगे 4, तो 4 की पावर 48 बन जाएगा। बस ये सिंपल तरीका होता है ये सॉल्व करने का सर, ठीक है। तो ये 6, इसके बाद फिर इसके हम कैसे बनाएंगे, इसका 4 का स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है, और इससे बना लेंगे 24, तो ये 6, तो फिर ये 4 ही बचेगा, देखो 4 6 16 हो जाएगा, तो फिर 6 ही बचेगा, तो 6 की पावर फिर 24 बचेगा, ठीक है। 6 की पावर 24 बचेगा और बच्चे 6 बचेगा। इसके बाद ऐसे ही फिर 6 की पावर 12 बचेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसे 4 का स्क्वायर बना लेंगे, फिर 12 बना लेंगे, फिर 6, फिर वही बचेगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 के बाद 6 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ही नेक्स्ट में इसे हम क्या कर लेंगे,
इसे हम कर लेंगे 4 का स्क्वायर और पावर 3, ठीक है। फिर ये 6 से डिवाइड कर लेंगे तो फिर ये क्या बचेगा, 4 की पावर 4 से 16 हो जाएगा, तो फिर 4 की पावर 3 बचेगा और 6 बचेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अभी तक यहाँ तक फाइनल हम इतना सॉल्व करके ले आए। बस इसके बाद 4 की पावर 3 को हम जानते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 की पावर 6 से भाग दे देंगे तो 6 18 6 कम 6 12 7 18 6 चौक 24 6 35 30 6 43 6 48 6 9 54, तो 54 हो जाएगा और 6 दम 60, तो इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 10 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा, तो ये एक सॉल्व करने का तरीका है, मतलब उसको आप मतलब सिंप्लीफाई करते चलिए बस। तो इस तरीके से आप जो है रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है। ए बी को सी डी से गुणा करने पर गुणनफल 3 अंकों वाली संख्या डी ई एफ प्राप्त होता है, ठीक है। एक कंडीशन ने ये दी रखी है कि ए बी को सी डी से गुणा करने पर डी ई एफ प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद डी ई एफ को अन्य 3 अंक की संख्या में जी एच आई में जोड़ने पर, देखिए डी ई एफ को जी एच आई में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 975 प्राप्त होता है, 975 प्राप्त होता है। साथ ही इन्होंने दे रखा है कि ए बी सी डी जो है सभी भिन्न अंक हैं, ये सभी भिन्न अंक हैं। और मैंने कहा जब भी संख्याओं की बात होती है तो हमें 1 से लेकर 9 तक की बात करते हैं केवल, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक की हमें जो है करना होता है, ठीक। उनमें से हमें संख्या लेनी होती है। बाकी उन्होंने दे रखा है E = 0 और F = 8, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, E = 0 F = 8। तो ए बी प्लस बी प्लस सी का मान याद करना, तो हमें E = 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 लिख दिया हमने, E की वैल्यू हमने 0 ले ली, F की वैल्यू हमने 8 ले ली। अब देखिए हम यहाँ पे 8 हमें पता है, I हमें पता नहीं है, यहाँ पर नीचे 5 पता, तो हमें 5 कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है, ये कि हमारे पास ऑप्शन बचा 7, 8 7 15, तो 15 का हम 5 ही ले सकते हैं, तभी हमें यहाँ पे 5 आ सकता है। उसके बाद इसका कैरी 1 आ जाएगा। उसके यहाँ पे हम 7 कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर हमें 6 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 लेना पड़ेगा, तो ये 7 हो गया। अब इसके बाद ये 9 बनाने के लिए हमें क्या है, हमारे पास 2 ही रूल है, या तो इसे 5 + 4 ले लीजिए या इसे 4 + 5 ले लीजिए। तो बस हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके, तो हम पहले यहाँ पर 4 + 5 लेके देख लेते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले आप 4 लेके देखते हैं, तो 4 का देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको 4 पता चल गया, तो देखिए ए बी नहीं पता, आपको डी पता है बस। तो यहाँ पर आपको डी पता है, ई पता है, एफ पता और ये पता है। तो अगर आपने 4 ले लिया तो देखिए आपको एक तो 5 लेकर कंडीशन बनानी पड़ेगी, एक 4 लेकर। तो पहले हम 4 से फाइंड कर लेते हैं। 4 से देखिए क्या होगा, तो ए बी हमें नहीं पता है, उसके बाद हमें सी नहीं पता है, लेकिन हमें 4 पता चल गया, ठीक है। उसका डी हमें वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितनी है, हमें 4 ही लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है। ई की वैल्यू हमारी 0 है और एफ की वैल्यू हमारी 8 है, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई मल्टीपल करके इस तरीके से आ सकता है, तो आप कर सकते हैं। देखिए हमें 8 लाना है, तो हम क्या ले सकते हैं, तो बी की वैल्यू हमें 2 ही लेनी पड़ेगी, बी की वैल्यू हमें 2 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। तो बचा हमारे पास की संख्या कितनी बची थी, 1 2 3 ही तो बची थी। इन 3 संख्याओं में खेलना था कि ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ, कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 4 हो गई, 8 7 6 5 सब हो गए। तो ए बी सी की वैल्यू किसी भी कंडीशन में 1 2 3 के बीच में आएगी, 1 2 3 के बीच में आएगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका, सब कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 1 2 3 के ही बीच में आएगी। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं 1 + 2 + 3। तो ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 के जाता है, ऑप्शन नंबर ए 6 इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो मतलब हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप मल्टीपल करके भी देख सकते हैं, 1 2 4 या 3 बचा, इसे मल्टीपल करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ए बी और सी डी मल्टीपल, तो 400 कितना आ रहा था, 408 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 408 आ रहा था, यहाँ पर इसे 4 हो ही गया था ऑलरेडी। बाकी आप यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारी 2 3 ही संख्याएं बचनी, तो 3 ही संख्या तो ए बी सी आएंगे। अब कोई सी भी, ए कोई हो, बी कोई सी हो, हमें क्या मतलब है, हमारी उन 3 संख्याओं में हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम यही क्वेश्चन जो है आपका 2024 में आया था, बस उसको भी सिंप्लीफाई करना था, और इस वाले को भी थोड़ा जो है बस इसका भी थोड़ा जो है सिंप्लीफिकेशन ही करना था। जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, वो जो क्वेश्चन था वो था कि 32 की पावर 5 और प्लस 2 की पावर 27। इसको हमने क्या करा था, हमने पावर को चेंज कर लिया था 2 की पावर में, फिर 2 की पावर 25 हमने ये कॉमन ले लिया था। उसमें बस ये था कि हाँ इसका जो किससे विभाजित होगा, और सेम यही हमें यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है केवल, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए यहाँ पे दे रखा 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 में कौन सी संख्या लघुत्तम है। लेकिन आपको पता है ये भी 2 का फैक्टर, ये भी 2 का फैक्टर है, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, तो 2 की पावर 40 तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 की पावर 21 हो जाएगा, ये तो सबसे मतलब ये तो अपने आप में सबसे लिस्ट उस पर है, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। बाकी 2 की पावर 2 तो लिख सकते हैं हम इसे 4 को, इसके ऊपर पावर है 18, ठीक है। ये पता होना जरूरी है कि पावर को पावर हो तो पावर की गुणा हो जाती है। इसके अलावा 8 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 12 है। तो देखिए सब सॉल्व कर लिए, 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। मैंने कहा पावर के ऊपर पावर तो गुणा हो जाती है, और भारतीय 36, तो 2 की पावर यहाँ भी 36 हो जाएगी। ये कह रहा है कौन सी संख्या लघुत्तम है, तो लघुत्तम है। तो देखिए 2 की पावर 36, 2 की पावर 36 ये तो लघुत्तम हो नहीं सकती, ठीक है। और ये ऑलरेडी 2 की पावर 40 तो इससे बड़ी ही होगी, तो ये भी नहीं हो सकती। तो क्या बची 3 की पावर 21 बची,
देखिए 2 की पावर 36, 2 की पावर 36 से 2 सेम होंगी तो सब लघुत्तम हो नहीं सकती, लेकिन ये 2 की पावर 40 तो इससे ही बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो 3 की पावर 21 एक ही बचा, ये हमें कॉमन सेंस से ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था और थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप जो इसकी लघुत्तम संख्या फाइंड कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों को दो और सिक्के मिलाकर, मतलब आधे सिक्के में 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता, बी उसमें आधे सिक्के और 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता, सी उनमें से आधे सिक्के 2 और सिक्के मिलाकर डी को देता है। डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है, वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या। तो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या होती है आपको पता है, 10 होती है, और 2 अंकों की महत्तम संख्या कितनी होती है, 99 होती है। ठीक है, जैसे 3 अंकों की लघुत्तम संख्या 100 होती है और महत्तम संख्या 999 होती है, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुरू में ए के पास कितने सिक्के, तो बस कुछ ना, इसमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने जो है ए के पास को सिक्के मान लिए एक्स, ठीक है, तो बी के पास कितने हो जाएंगे, तो बी का कह रहा है इसमें से आधे, तो x+2 और इसमें 2 मिलाकर और दे दिए, बस ये बी के पास हो गए। ठीक है, सी के कितने हो जाएंगे, अब सी के इसके आधे, तो देखिए इसके आधे करेंगे तो देखिए x+2 को भाग देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, +2 को भाग देंगे तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, 2 से 2 को भाग देंगे 2 कट जाएगा, तो ये जो 1 बचेगा और +2 मिलाकर और, तो कितना बचेगा x/4 + के 3 ऐसा बचेगा, तो x/4 + के 3 हो जाएंगे सी के पास। ठीक है, और डी के पास अब इसका भी आधा, तो देखिए x इसे भाग देंगे ऐसे, देखिए मैं देख के दिखा देता हूँ, x+4 + 3, ठीक है, इसे हम 2 से भाग देंगे, इसे 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, x/8 हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 सिक्के और ऐड करके दे दिए, तो इसका जो है एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा x/8 प्लस हो जाएगा 7/2, आपको ये तो पता ही होगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2, तो ये हो जाएगा डी के पास कितने हो जाएंगे x/8 + 7/2, तो ये जो इसके आधे +2 मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया। तो इस तरीके से इसकी जो कुछ x के रूप में ए बी सी डी के पास कुछ सिक्के बनेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि डी के पास जो है सबसे लघुत्तम संख्या, तो इसकी वैल्यू हम इन्होंने दे रखी है 10। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 10 को सॉल्व करेंगे तो इसके बाद x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 52, बस यहाँ से x की वैल्यू 52, हमने a की वैल्यू तो मानी थी, a की वैल्यू तो x मानी थी, तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये तो आपको सॉल्व करना आती होगा, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी, तो 52 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब क्योंकि हमने एक ही जो सिक्के माने थे के पास x ही तो माने, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए ए बी सी और शून्यतर हैं, शून्यतर मतलब शून्य नहीं होंगे, शून्य से इतर होंगे, और भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं, सभी भिन्न भिन्न अंक होंगे। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी से बनी किसी अंकों को द्वारा प्रयोग किए बनी 3 अंकों की सभी संभावनाएं संख्याओं का योग x है। ठीक है, तो x का 4 अंक के लघुत्तम मान 1 3 3 2 है और इसका 3 अंक के महत्तम मान 888 है। देखिए जब लघुत्तम मान ही ये है तो महत्तम मान ये हो ही नहीं सकता, 3 अंक की 4 अंक के लघुत्तम मान ये है तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट राइट हो सकता है, तो ये तो आपको पता। तो हम पहला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। देखिए हमें जो लघुत्तम मान निकालना, तो हम शुरू की संख्या लेंगे 1 2 3, ये 3 संख्या ले लेंगे। ठीक है, 3 भिन्न भिन्न संख्या, तीनों संख्या लेंगे। तो देखिए हमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 संख्या दे रखी होती है, तो इससे कितनी संख्या बन सकती है, तो इसमें अगर हम जब कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो फैक्टोरियल 3 बन सकती हैं, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो मतलब 6 संख्या बन सकती हैं। तो इन 6 संख्याओं को लिखना में आना चाहिए, तो देखिए हम 6 संख्या को लिख के देख लेंगे। तो देखिए 6 संख्या कैसे बनती है, 1 2 3 से मिलाकर बना रहे हैं हम, तो देखिए 1 2 3 से कैसे बनेगी, एक तो देखिए 1 2 3, देखिए पहले 1 को आगे रख लेते हैं, फिर 2 3, फिर इसे चेंज कर देते हैं 3 2, फिर 2 को आगे रख लेते हैं, तो 2 1 3, फिर इन दोनों को चेंज करते हैं 3 1। ठीक है, उसका 3 फिर 1 2 और 3 2 1, ये 6 संख्या बनती है। ठीक है, एक बार 1 को आगे रख के, फिर 2 को आगे रख के, फिर 3 को आगे रख के, बाकी इन 2 संख्याओं को इंटरचेंज करते रहते हैं। तो इन सबको आप जब योगफल निकालेंगे तो इन सबका योगफल जो आएगा वो आएगा पूरा 1332 आएगा। तो देखिए ये कह रहा है कि x के 4 अंक के लघुत्तम मान 1332 है, बिल्कुल सही है, तो यही आएगा, इसका ऐड करेंगे तो इसको 1332 ही आएगा, और बाकी 3 अंक के महत्तम मान ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये इसका जो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है कि जब लघुत्तम मान ही 1332 आ रहा तो 3 अंक के महत्तम मान 828 कैसा आ जाएगा, 888 सॉरी 888 कैसा आ जाएगा, तो नहीं आएगा, तो ये तो गलती हो जाएगा, तो स्टेटमेंट नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर संख्या लिखना द्वारा सीखना चाहते हैं तो देखिए ये देख लीजिए मैंने कैसे लिखी, 1 2 3, आपको लिखने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो 1 2 3, उसके बाद 2 1 3 2, इसके बाद 2 के बाद लिखेंगे 3 1 2 1 3 3 1 2 और 3 2 1, तो इसे आप ऐड करेंगे तो इसका जो है आप जो है जोड़कर 1332 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये 91 92 93 और 94 95 96 97, ये भी है 98 99 को 1261 से भाग देना हो शेषफल। देखिए अगर पूरा अगर डिवाइड हो रहा था तो जीरो ही शेषफल आएगा, अगर नहीं हो रहा तो हम कुछ शेषफल फाइंड करेंगे। बट यूपीएससी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं लगभग 1 2 को छोड़ के बाकी सबका जीरो ही दिया है हमेशा, तो ये भी एक है अगर आपको कुछ नहीं पता तो। 91 92 93 94 95, ठीक है, इस तरीके से जो है ये संख्या, तो आप जो है इसको 1261 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, कितने से, इस पूरी संख्या को
इस पूरी संख्या को आप 1261 से भाग दे रहे हैं। देखिए आप अगर इसको कट करेंगे तो आप देखिए 13 से, देखिए 13 सत्ते 91 यहाँ पर 7 आ गया। 13 से करेंगे 13 117, 13 117 और बचे कितने, 13 117 तो बचे 9 और 13 सत्ते 91, इतनी बार जाएगा। 13 से हम डिवाइड करेंगे और 97 को 97 से काट देंगे तो इसका जो शेषफल 0 आएगा। मतलब नीचे संख्या से ऊपर संख्या कट गई तो शेषफल का 0 आ गया। बस बहुत सिंपल था, मतलब कुछ नहीं था इस सवाल में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66। देखिए मान लीजिए पी 2 अंकों की एक संख्या है, पी 2 अंकों की संख्या है और क्यू जो है वो भी 2 अंकों को, मतलब उसके उलटने पर बनी संख्या पर, ठीक है, उन्हीं को संख्या को उलट, जैसे x + 10y कोई संख्या है उसे उलटने पर क्या बनेगी 10x + y, मतलब ये 10 जो इधर आ जाएगा, बस इतना सा। तो बनी संख्या का है, बनी संख्या यदि p × q इतना है तो p और q के बीच का अंतर क्या है। देखिए अगर एक तो तरीका ये होता है कि आप जो इसको वैसे मेथड से कर लीजिए कि आप p की कोई संख्या मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम आप ऐसा मान लेंगे x + 10y + 10x + y, तो फिर इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये पीछे 0 है। तो पीछे 0 बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आपको 5 आना जरूरी है। तो हम जो एक संख्या मान सकते हैं यहाँ पे p वाली जो संख्या मान सकते हैं वो हम मान सकते हैं 10x + 5, 10x + 5। तो q संख्या क्या हो जाएगी, देखिए ये 5 यहाँ चेंज हो जाता ना, हो जाता तो 50x प्लस सॉरी यहाँ पे चेंज हो जाता ना, हो जाता मतलब 10 जो है यहाँ चला जाता है तो x + 50, x + 50 बन जाएगी। ठीक है, ये 10 जो है मैंने कहा ना x + 10y 10x + y, तो इस तरीके से 10 ये हो जाएगा। तो एक तो ये संख्या, तो आप इन दोनों को क्या दे रखा, तो 10x + 5 मल्टीपल p × q दे रखा ना, x + 50 को कितना दे रखा, 24 से 30 दे रखा। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो द्विघात समीकरण बनेगी बहुत सिंपल बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो x और y के 2 वैल्यू आती हैं, x और y में मान सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल x में मान होगा, तो यहाँ पर बहुत x की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी। तो 10x² से सॉल्व करेंगे, बाकी 505x + 21 80 और इसके आप फैक्टर करेंगे तो बस इस यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके आप जो इसका आंसर निकाल सकते हैं कि p की वैल्यू क्या थी और q की वैल्यू क्या थी, उन दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, बट ये आपको पहले से करना पड़ेगा, वरना अगर आप 10x + y और 10y + x इसमें निकालेंगे तो x और y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो बहुत सारी समीकरण बनानी पड़ेंगे, बहुत टफ हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीपल करके देख लीजिए ना, कि मतलब जो है एक दूसरे को उलटने बन के संख्या ना, जैसे आप देखिए 35 और गुणा 53, इस तरीके कुछ देख लीजिए, 54 गुणा 45, जब आप करके देखेंगे तो ये बहुत कम आएगी इससे। तो आप ऐसे आगे को बढ़ाते चले जाइए संख्या को, कि जैसे आप ऊपर से लीजिए, जैसे ऐसे लीजिए 50, जैसे 51 गुणा 15 ऐसे लीजिए, तो आपको खुद समझ में आता रहेगा कि आपको कहाँ तक जाना। तो यहाँ पर एक संख्या जब आप फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि 54 गुणा 45, देखिए 54 और इसी को उल्टा करके 45, ये जो है एक संख्या बनेगी। इन दोनों की मल्टीपल ही जो है 24 से 30 आएगी। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा। तो एक तो हो जाएगा आप सामने से मेथड, मतलब जनरल मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा जो अपना आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2 धन पूर्णांक संख्या है पी और क्यू के बारे में इस प्रकार है कि पी अभाज्य संख्या है। तो मैंने पहले बताया था कि अभाज्य संख्या के बारे में, जो अभी बताया इस वीडियो के शुरू में, तो पी अभाज्य संख्या है। तो पी की वैल्यू हमारी क्या क्या ले सकते हैं हम, 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होती है। और क्यू भाज्य संख्या तो मैंने शुरू में बताया है, तो 4 6 8 9 10 ये संख्या ले सकते हैं। ठीक है, ये संख्या ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो क्या करना कि हो सकती है मतलब पॉसिबिलिटी है। तो कम से कम अगर हमने एक भी इस तरीके की चीज़ निकाल कर दिखा दी इनको कि p × q विषम संख्या हो सकती है, तो समझ लीजिए हमारा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। निकाल के दिखाते हैं, देखिए विषम हो सकती है, देखिए 5 और अगर 9 की मल्टीपल करेंगे 5 9 45, 5 गुणा 9 तो ये होगा 45, विषम है तो विषम है, हो गया राइट। ठीक है, दूसरा देखते हैं Q/P अभाज्य संख्या हो सकती है, मतलब Q/P जो है अभाज्य संख्या हो सकती है, तो ये निकाल के दिखाना। तो देखिए Q की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 10, ठीक है, और P की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, तो 2 से 5 को भागते हैं तो 5 बढ़ जाएगा, और 5 एक अभाज्य संख्या, ये स्टेटमेंट भी राइट हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं P + Q अभाज्य संख्या हो सकती है। तो देखिए P ले लेते हैं हम 3, यहाँ पर 3 ले लेते हैं P, और Q ले लेते हैं 4, 3 + 4 7, तो ये भी एक अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या हो सकती है, 7 एक अभाज्य संख्या, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बस इतना, पहले हम इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमको ये अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर जब पता होंगे तब। ठीक है, तो इसलिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पता होना बहुत जरूरी है। देखिए फिर एक भाई कि 3 की पावर m, हमें m का महत्तम मान ज्ञात करना, तो हमें ये नहीं पता, देखो मल्टीपल में उन्होंने n दे रखा, तो n में मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, हमें तो सिर्फ 3 की पावर बनानी है बस। बाकी गुणा में उसके मल्टीपल में कितनी चीज़ें हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देखते हैं
देखिए यहाँ पर आप जो है 3 की पावर बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 कितने कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो देखिए एक तो 15 में 3 आता है, ठीक है। इसके हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। अगर आप इसे पूरा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 15 गुणा 14 गुणा 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए एक तो 15 मारा है, तो आप यहाँ पे एक 15 को ले लेना, ठीक है। उसके बाद 14 13 फिर 12, फिर 12 में 3 आता है, ये ले लेना। फिर ठीक है 11 10 9 फिर 9 में आता है, फिर 9 ले लेना, ठीक है। 8 7 फिर 6 में आता है, तो 6 ले लेना, ठीक है। 6 के बाद फिर ना 5 में आता ना 4 में आता, फिर 3 में आता तो 3 ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हमने इतने फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, देखो 5 या 15 इसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 यहाँ पे 3 आ रहा है, इसे लिखते हैं 4 × 3 यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 × 3 यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 × 3 लिख सकते हैं इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, इसका 3 × 1 लिख सकते हैं। देखिए 1 3 2 3 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर यहाँ पर 6 बन रही है। तो बस यही है, तो मैं 3 की पावर 6 बना लिया हमने। तो बस यहाँ पे क्या इक्वल टू क्या 3 की पावर m है, दोनों की तुलना करेंगे तो m बराबर 6 आ जाएगा। बस 3 की पावर बनाना तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट हो जाएगा, m बराबर 6 आ जाएगा। बस इस नाम मतलब 3 फाइंड करने थे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, अनुक्रम 2 12 36 80 150 एक्स में से एक्स का मान क्या होगा। तो बस देखिए ये कि इसका अगली मतलब ऐसी कौन सी इसमें संक्रिया लग रही है जिसके बाद में जो अनुक्रम कंप्लीट करना हमें और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए जब कोई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है ना, तो सिंपल सी बात है उसमें मल्टीपल तो हो रही होती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, तो इसको आप याद रख सकते हैं, या इस तरीके से भी कोई संक्रिया लग सकती है, तो आप इसे लगा कर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब ये जुड़ के 2 हो रहा था। इस तरीके 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो मतलब 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 12 हो रहा था, ठीक है। ऐसी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर होता 9 और 3 का क्यूब होता 27, जोड़ कर रहता 36। तो इस तरीके से हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर फिर 6 का हो रहा था, यहाँ पर जो है फिर 6 का हो रहा था, ठीक है। तो देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, तो ये मिलाकर जो हो रहा था वो हो रहा था 6 जंग 36 होते हैं, और ये होते हैं 216, तो ये हो रहा था 6 12, तो ये हो रहा था 252। और आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 6 12, 3 और 1 4, जो कैरी के वाला 5 और 2 और 1 2 का 2, ठीक है। तो 252 हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो मतलब ये भी आप फाइंड करके देख सकते हैं कि इस तरीके से भी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन चलिए। अब यहाँ पर फिर देखिए, यदि 3 की पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष रहेगा। देखिए 10 से विभाजित करना बहुत आसान है किसी भी संख्या को, अगर ये सम संख्या होती तो बहुत ही आसान होता, बट देखते हैं। देखिए 3 की पावर 2019 है, तो देखिए इस तरीके की संख्याओं को डिवाइड करना और भी अच्छा होता है। देखिए एक तो या तो होता कि पावर 1 ज़्यादा आ जाए या कि कम आ जाए, तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसे लिख सकते हैं, अगर इसे हमें जो सॉल्व करना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2018 × 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये पता ही होगा, ठीक है। और घात के ऊपर मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये आपने रूल पढ़ रखे होंगे कि a की पावर b × a की पावर c है, अगर गुणा में घाते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर हो जाएगी b + c। इसी तरीके से अगर a की पावर b और होल पावर c है तो a की पावर पूरी हो सकती है bc, मतलब गुणा हो जाती है। तो ये आपने रूल पढ़ रखे होंगे, ठीक है, घातांक के नियम होते हैं, ठीक। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर हम इसे अब इसे हमने ये इवन नंबर बनाइए, क्यों, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और होल पावर लिख सकते हैं 1009, क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो घात की गुणा हो जाती है, तो 2018 ही हो जाएगा × 3/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 की पावर 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9। अब 10 से 9 को भाग देंगे तो माइनस के 1 बचेगा, मतलब एक कम आएगा, तो एक माइनस के कम में तो 1009 आएगा × 3 आएगा, ठीक है। ये इतनी बार भाग जाएगा इसका, तो माइनस के 1 बचेगा, मतलब तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए किसी की पावर इवन है तो सम हो जाती है, अगर पावर इवन है तो कोई भी हो, तो क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीपल होती है, माइनस और माइनस की मल्टीपल होती है तो ये प्लस बन जाता, लेकिन माइनस मतलब स्क्वायर अगर सम संख्या हो, तो अगर विषम संख्या ऑड पावर हो तो ये माइनस का माइनस ही रहता, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 10। लेकिन इस माइनस को कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, माइनस कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो जिससे सब भाग देते हैं उसी संख्या को इसमें ऐड कर देते हैं, बस इतना याद रखना। तो ये जो है इसका जो 7 बचेगा, तो 7 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये भी होगा, बाकी आप जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसका मैं जनरल मेथड अगले जब वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है एक कोई संख्या दे रखी है 3798125p 369 को अंक 7 से भाज्य है, तो अंक p का मान क्या होगा। बस यहाँ से हमें 7 से डिवाइड करना है और p का मान जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। कि p की जगह बनाएगा 6 आएगा 7 आएगा या 9 आएगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसका सबसे सिंपल रूप होता है कि हम जो है यहाँ तक
पहले से सॉल्व करके ले आएँ, उसके बाद जो भी संख्या बचेगी हम लगा कर देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो पहले सबसे पहले 7 पंजे 35, 36 37, बचेंगे 2, 29, 7 चौक 28, बचेगा 1, 18, 7 दूनी 14, 4, 41 हो जाएगा, 7 21, 7 18, 7 पंजे 35 और 41 के लिए बचेंगे 5, होंगे 52, 7 पहले 7 49, 49 और बचेंगे 3, 35 हो जाएगा, और ठीक है, रुकिए दोबारा देखते हैं। देखिए 37 है, तो पहले सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे इसे। तो देखिए 7 पंजे 35, 36 37, बचेंगे 2, 29 हो गया, तो 7 14, 7 21, 7 चौक 28, बचेगा 1, हो गया 18, 7 दूनी 14, 14 के बाद 4 बचेंगे, हो गया 41, 41 हो गया, तो 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 35 से तो 41 से 6 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 62, ठीक है 62 हो जाएगा। तो 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 42, 7 49, 7 28, 56, 56, 7 निम 63, तो 56 ही होगा। तो 56 से अगर हम 62 पहुँचेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है 6 बचेगा, तो हो गया ये 65, यहाँ तक 65 हो गए। तो 7 निम 63, तो बचेगा 2, तो ये पी के आगे 2 बचा, तो यहाँ पे देखिए 2 P 3 6 9, अब ये संख्या बची है बस यहाँ पे। अब पी की वैल्यू आप जो है पुट कर देख लीजिए, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ से रिमाइंडर जो बचा हमारा रिमाइंडर बचा वो 2 बचा, और 2 को हमने जो लगाकर यहाँ पर जो मतलब जो 2 लगाकर हमें सॉल्व करना, तो यहाँ पर 1 लगाकर देख लीजिए पहले 21, तो 7 या 21 और 7 पंजे 35 और नहीं कट रहा, तो 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। 6 लगाकर देखिए, 7 दूनी 14, 7 21, देखिए अब यहाँ पर 6 लगा के देखिए इसके, तो 7 दूनी 14, 7 21, 21 के बाद 5 बचा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 दूनी 35, 7 6 42, 7 7 49, यहाँ पर 4 बचा, ठीक है 7 7 6 42 और 42 4 बचा, 7 7 49, देखिए इससे पूरा जा रहा है। देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वरना अगर यहाँ पर 6 से ना तो हमें 7 लगा के देखते, 8 लगा के देखते, 9 लगा के देखते, तो बस 7 से इसका हो रहा है, बस इतना सा सॉल्व करने का एक तरीका, बस इतना सा, ठीक है। देखिए एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो रही है। मतलब ऐसे इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम अगर लगाएं तो प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 में आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। 2021 में जो है पशुओं की आबादी 50 है। यदि n वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है, ठीक है। तो कौन सा मॉडल जो निरूपित करता है, तो देखिए तो हमें जो हर 12 वर्ष में दोगुनी करनी है, तो यहाँ पर अगर हम कहीं भी 12 लगाएंगे तो देखते हैं n की वैल्यू 12 लगा के देखते हैं, तो 12 + 50 × 12, ठीक है। तो हमारे जो पहले 50 होनी चाहिए, उसके बाद 100 होनी चाहिए। तो देखिए 12 पंजे 60, 600, 600 + 12 तो 612 हो रहा है। और अगर यहाँ पे हम 24 लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। देखिए अगर विकल्प को फाइंड करके डायरेक्ट विकल्प पर पहुँचते हैं, तो देखिए इस वाले को देखिए करके देखते हैं, P है, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में हम फाइंड करना, तो ये 50 है, ठीक है। 2 की पावर आप 12 रख लिए और यहाँ पर 12, तो 12 के बाद 12 1 और 50 दूनी 100, तो पहले वर्ष जो है 100 है। देखिए अब दूसरे अगले फिर 12 वर्ष की बात करते हैं, P = 50, 2 की पावर देखिए 12 की जगह हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा 24/12, तो 12 दूनी 24 और 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएंगे और 4 पंजे 20, 200। तो देखिए हर 12 वर्ष में दोगुनी हो रही है। इसके अलावा एक बार और देख लीजिए, P के = आप रख के देख लीजिए, 36 रख के देख लीजिए, हर 12 वर्ष बढ़ा नहीं ना, 50, 2 की पावर आप 36/12 इस तरह रख के देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे फिर 12 वर्ष बढ़ा दी, पहले 12 लिए फिर 24 लिए, अब 36 ले रहा हूँ, तो 12 3 36, 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो 3 की इस हम 50 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता 8, 8 पंजे मतलब 40। तो देखिए 100 से 200 हुई और 200 से फिर 400 हुई, अब 400 से कितनी हो जाएगी 800, अगर आप कितने लेंगे 48 लेंगे, तो ये जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, मतलब ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक ही उछाल लेती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है तो गेंद नहीं उछलती है। गेंद की उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। तो बस इतना कि 50 सेंटीमीटर से नीचे जब गेंद उछलती है तो मतलब वो फिर दोबारा उछाल नहीं लेगी, तो पहले हमें 50 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1.5 मीटर, तो पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर को। तो हमें अगर 100 से मल्टीपल करेंगे तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो इसका जाएगा 150 सेंटीमीटर। बस अब 150 सेंटीमीटर को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। हमें जो है 150 सेंटीमीटर को सॉल्व करना होगा। देखिए पहली बार क्या होगा, पहली बार जैसे 150 है, 150 सेंटीमीटर आ गया इसका, क्योंकि जो हो जाएगा 1500 पॉइंट का 0 लगाएंगे 150 आ जाएगा, इतना आपको पता होगा। तो अब जब हम पहली बार इसको गिराएंगे तो 4/5 उछलेगा, तो इसका सॉल्व करने के बाद आएगा 5 × 15 और 3 × 12 120। तो एक बार उछलने के लिए 120 आ गई, ठीक है, एक बार में 120 आ गई, तो एक बार उछल गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, 120 को फिर 4/5 से ही वो करेंगे, तो उसके बाद जो आएगा 4/5 से करने के बाद आएगा आपका 96,
ठीक है। तो 96, तो फिर एक बार उछल गई, फिर 96 को फिर 4/5 करेंगे, तो 4/5 करेंगे तो आपका आएगा लगभग 76.80, 76.80 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर एक बार उछल चुका होगा जब तक। फिर उसके बाद फिर इसका 4/5 ही निकालेंगे जब तक आपका 50 से कम नहीं आ जाता, तो जब तक फिर आएगा आपका 61.44, तो फिर आपका एक बार उछल चुका होगा जब तक। फिर इसके बाद आप 4/5 करेंगे, यहाँ पे फिर इसका 4/5 ही करेंगे, तो 4/5 करेंगे तो इस बार जो आएगा आपका आएगा 49.152, तो फिर एक बार जब तक उछल चुका होगा। अब इसे नीचे आगे नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आपको जो है 5 टाइम्स जो है इसका उछाल मिलेगा। तो बस इसको आप जो इसकी केवल कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। इसका 4/5 निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 19, 700 से लेकर 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। देखिए इस तरह से करा गया, 700 से लेके, तो 700 सबसे पहले, फिर 701, फिर 702, इस तरीके से डेट लिखा गया है पूरे 1000 तक, ठीक है। 703, 704, फिर 801, 802, 802 इस तरीके से। तो उनका कितनों का पूर्णांकों का योग जो है 10 है। तो बस इतना आपको कॉमन सेंस से सोचना। देखिए पूर्णांकों का योग कैसे कैसे 10 आएगा। देखिए एक कंडीशन ये होगी कि जिसमें पूर्णांकों का योग 10 आएगा, एक होगी 703, ठीक है, 703 होगी। तो फिर इसके अलावा एक इसी का उल्टा 730 भी होगा, इसका 10 आ रहा। उसके अलावा एक आएगा 712, फिर एक क्या आएगा 721, ये आएगा, ठीक है। एक 712 आ जाएगा और एक 721 आ जाएगा। तो ये जो है ये इतना इनके पूर्णांकों के योग जो बाकी 700 की लाइन में कोई नहीं आएगा, आप चाहें तो देख लेना, ठीक है। अगला फिर एक होगा 800 की लाइन में 802, अब 802 होगा तो 820 भी होगा। इसके अलावा एक 811 होगा, ये 800 की लाइन में होगा, ठीक है। बाकी देखिए एक कम भी होता चला जाता है यहाँ पे, ऐसे भी आप अच्छे तरीके 900 वाली में 901 या 910। तो बस इतनी संख्याओं में जो है एक 700 से लेकर 1000 तक लिखेंगे, तो इतनी संख्याओं में जो है इनका योगफल जो है 10 हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याओं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26। देखिए ये दिया गया एक अनुक्रम है, गलत पद को सही पद से बदलें। कोई गलत पद है इसमें, कोई एक सिंगल पद गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये कोई भी एक गलत पद हो सकता है, उसे सही पद से बदलना है जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम विषम पद और सम पद देख लेते हैं। देखिए विषम क्या, ऑड नंबर देखिए इस तरीके से 7, ये जो विषम चल रहा है और ये वाला जो इवन चल रहा है, ठीक है, सम चल रहा है इस तरीके। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 5 जोड़े, 7 में देखिए 3 में 4 जोड़े, पहले 3 में 4 जोड़े, 4 में फिर 6 जोड़े, 7 से 13, 6 में फिर 8 जोड़े, 13 और 8 21, 21 में फिर 10 जोड़े, 31, 31 में फिर 12 जोड़े, 43, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जोड़ना। देखिए 2 में 2 जोड़े 4 और फिर 4 में 6 जोड़े। तो देखिए 2 में 2 जोड़े थे, 2 में पहले 2 जोड़ने हैं और फिर 2 में फिर डायरेक्ट 4 जोड़ने हैं, ठीक है। 2 में फिर डायरेक्ट 6 जोड़ने हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ स्किप है कि मतलब हमारा जो बीच में 4 वाला गायब है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें 2 की जगह हम यहाँ पे 0 रख लें, देखिए तो 0 में पहले हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, फिर 4 में प्लस 6 जोड़ेंगे, फिर 6 में प्लस 8 जोड़ेंगे। तो देखिए 2 में 4 जोड़े तो 4, 0 में 4 जोड़े तो 4, 4 में 6 जोड़े तो 10, 10 में फिर 8 जोड़े तो 18, 18 में फिर 12 जोड़े तो 28। तो इस तरीके से 18 में 10 जोड़े, 18 प्लस 10 जोड़ेंगे तो फिर 28, और 28 में 12 जोड़ेंगे तो फिर 40। तो यहाँ पे जो 2 की जगह जाएगा 0 आएगा। मतलब पहले हमने ऊपर वाले पैटर्न से पकड़ा, नीचे वाले पे हमने लगाकर देख लिया, तो ये हमारा जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। हम 2 को कैसे चेंज कर देंगे, इसे 2 को 0 से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 शून्येतर अंकों का प्रयोग मतलब 3 शून्येतर अंकों का प्रयोग से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार करना। मतलब शून्येतर है, नॉन जीरो है, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा नॉन जीरो, वरना शून्येतर ही लिखा होता है। तो नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं लेना, से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार करना जो 3 के गुणज है। तो 3 के गुणज 3 अंकों की संख्या तो क्या हो सकते हैं, 3 6 9 से बन सकती हैं, इन्हीं से बन सकती हैं, या तो 3 से 6 से 9 से, क्योंकि मैंने बताया था कि जो डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है वो क्या होता है कि अंकों का सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 3 6 9 ले सकते हैं। और दूसरा, प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार करना जो 3 के गुणज हो। तो 3 के गुणज कौन से, एक तो 3, एक 6, एक 9, ठीक है। तो एक 3 है, एक 6 और एक 9, 3 अंकों की संख्या ये तो बना सकते। अब ये 12 नहीं ले सकते ना, तो 12 से तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी ना। तो ये 3 ही अंकों की 3 संख्याएं ले सकते हैं हम, 3 6 9। अगर हमें ये पता चल जाता है कि मैं कौन कौन सी संख्या रखकर इन चीज़ को फाइंड कर सकता हूँ, तो 50% सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाता है। इन संख्याओं का योगफल एस है, तो इन संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए। मैंने आपको अभी बताया था कि 3 शून्येतर अंकों का प्रयोग से प्राप्त अंकों वाली सभी संख्या, तो हमें सभी संख्या, सभी संख्या कितनी संख्या बन सकती है, मैंने बताया था कि 3 संख्याओं को फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हैं। तो मतलब 6 तरीके की संख्या बन सकती हैं। तो पहले 6 तरीके की संख्या बना लीजिए, मैंने अभी लिखना बताया था आपको, 3 6 9 3 9 6, फिर 6 आगे रख लीजिए, 6 3 9 6 9 3, उसके बाद फिर 9 आगे रख लीजिए, 9 3 6 9 6 3,
इतनी 9 संख्याएँ बन सकती हैं। इन 9 संख्याओं का योग अगर आप निकालेंगे तो इनका जो योग आएगा वो आएगा, आप ऐसे निकालेंगे इनका सम तो आएगा 3996। 3996। और अगर जब इसे आप 74 से डिवाइड करेंगे तो 54 बार जाएगा ये, 54 बार। और जब इसी संख्या को आप जो है 9 से डिवाइड करेंगे इसी 3996 को, तो ये जाएगा 444 बार। आप इसको कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो इसको खुद से निकाल कर देख सकते हैं। तो ये जो है यही पूछ रहा था कि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार करना। हमने सभी संख्या विचार कर ली, 3 के गुणज है, 3 के गुणज ले लिया हमने। तो मान लीजिए सब संख्याओं का योग एस है तो हमने एस निकाल लिया। तो क्या ये एस सदैव 74 से विभाज्य होगा? तो बिल्कुल विभाज्य होगा। एस 9 से विभाज्य होगा तो भाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरीके का सवाल बहुत देता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से प्रश्नों पर विचार करना है कि 3p + 4p + pp + pp = RQ2 है, जहाँ PQR भिन्न, देखो तीनों को भिन्न लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को रीड करना सही से। तो PQR जो है तीनों को भिन्न लेना है। इन सभी संभाव्य योगफलों, तो मतलब ऐसे योगफल ये नहीं है कि इनने कहा कि सभी बोला, तो मतलब एक से अधिक हो सकती हैं। एक से अधिक योगफल इस तरीके का हो सकता है, एक से अधिक संख्या इस तरीके की बन सकती हैं। तो हमें उनका समांतर माध्य ज्ञात करना। जितनी संख्या बनेंगे उन्हें योग करेंगे और जितनी संख्या बनेंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें माध्य निकालना आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सेम संख्या 2 लाने के लिए यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 4 6 8 आ रहा, नहीं आएगा। 1 1 लेंगे तो नहीं आएगा। 3 लेंगे तो 3 3 6 3 3 9 और 3 4 12, 3 से आ रहा। देखो अगर हम यहाँ पर 3 रख के देख लेंगे, पी की जगह 3 रख रहे हैं हम, देखिए 3 3 + 4 3 + 3 3 + 3 3। तो यहाँ पर आना चाहिए, कोई भी संख्या आनी चाहिए, बाकी 2 आ जाना चाहिए लास्ट में। तो देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 कर दो, हासिल लगा 1, 3 कम 3 6 3 3 9 और 9 और 4 13 और 1 14, 142 आ रहा है, ठीक है। तो 142 आ रहा है। तो ये कंडीशन देखिए फुलफिल हो रही है। तो आर की वैल्यू 1 आ गई, क्यू की वैल्यू 4 आ गई, अलग आ रही है बिल्कुल, और पी की वैल्यू 3 आ गई। तो ये बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी निकली 142। बाकी और देखते हैं 3 का देख लिया। मैं 4 का चेक करके देखते हैं। 4 8 4 12 4 16 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा। 5 करके देखते हैं। 5 10 5 15 5 24 नहीं आ रहा। 6 12 6 18 4 24 नहीं आ रहा। 7 14 7 21 7 28 नहीं आ रहा है। 9 का 8 करके देखते हैं। 8 8 16 8 8 32 8 का भी आ रहा है। तो 8 करके देख लिए। 3 8 पी की जगह 8 रखना है। 4 8 + 8 8 + 8 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो आनी चाहिए, बाकी कोई भी संख्या आ सकती है। तो देखिए 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, ठीक है, 3 लगे। और बाकी इसका 8 का 8 16 16 4 20 20 3 23 और 23 और 3 26। तो क्या आ जाएगा 262। अब ये 2 संख्या हो 9 करके देख लेते हैं। 9 18 29 17 6 3 नहीं 2 नहीं आ रहा, तो 10 के आगे का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमें 2 संख्याएं मिली हैं, एक 142 और एक 262। इन दोनों का योग और जितनी संख्या उतनी जब डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो ये जोड़ने के बाद आएगा 404। 2 2 4 6 4 10 का 0 और 2 1 3 और 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 202। तो 202 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं। पी क्यू को, कोई पी क्यू है, इसे 3 से मल्टीपल करने पर आर क्यू क्यू आ रहा है, मतलब जितने से इसे मल्टीपल करनी है 3 से। यहाँ पर अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए। यहाँ पर 5 लेंगे तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, 2 बार वो भी। तो इस तरह के समय से कोई संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 तो है ही हमारा ऑलरेडी, अगर हम 5 लेते हैं, हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 3 पंजे 15 का 5 आ रहा है और एक कैरी आ रहा है। तो हम ऐसी एक संख्या ले जो कैरी जोड़ने के बाद जो है पूरा जो है क्यों यहाँ भी 5 ही बना। तो अगर यहाँ पर 8 लेते हैं, 3 8 24 और एक कैरी का 25, तो ये 25। तो देखो 255 बनना है। पूरी हर चीज़ फुलफिल हो रही है, मतलब कंप्लीट हो रही है। हम यहाँ पर दोनों 5 बना दिए, यहाँ पर 2 बना दिए, नहीं बस यहाँ पर अपना सोचना होता है। तो ठीक है, क्या कह रहा है ये। तो यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड करा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि r ≠ = 0, ये तो नहीं लिया, ठीक है। p + r को डिवाइड करना है q से, तो मान ज्ञात करना। तो देखिए p + r, तो p क्या निकाला हमने, p है हमारा 8, ठीक है, p 8 और q जो है हम r जो है हमारा कितना 2, हमने जो है r इसका निकाला है 2। देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 2 आई है, 2। और कितने डिवाइड करना हमें, q से डिवाइड करना है। q कितना 5, देखिए यहाँ पर 5 5 आया। तो 8 + 2 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी निश्चित संख्या को 7 से गुणा किया जाए तो गुणनफल में पूर्ण रूप से केवल एक एक का अंक ही समाविष्ट होता है। तो ऐसी लघुत्तम संख्या कौन सी है। तो बस एक तरीका इसका ये है कि आप जो एक अपनी मर्जी से कितने भी लिख लीजिए, उसे 7 से डिवाइड करते दीजिए जब तक कि इनमें से कोई संख्या ना बन जाए। तो आप डिवाइड करेंगे, देखिए जैसा अगर आप ये, तो 7 × 7 एक बार गया, बचे 4, 7 पंजे 35, देखिए 5 बार गया,
35 के बाद 41 ये हो गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते जाएंगे तो 8 7 3 बन जाएगा। एक तरीका तो ये होगा, ठीक है। तो आप ये खुद से डिवाइड करके देखना, आपको डिवाइड करना आता है। बाकी दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो 7 से मल्टीपल करिए, और जिस भी मल्टीपल से करने से एक संख्या बन रही हो तो वहाँ पे उसको कर लीजिए। तो जब आप इसको 15 8 7 3, इसे जब आप 7 से मल्टीपल करेंगे तो देखिए 7 या 21 7 7 49 और 2 51, इस तरीके से तो ये इसका 1 1 1 1 बनेगा। और अगर एक मेथड ये हो गया, फर्स्ट मेथड ये हो गया, और सेकंड मेथड जो है इसका, या तो आप 1 1 1 1 1 1 कितनी भी अपनी मर्जी से लिख लीजिए, उसको जो है 7 से डिवाइड करिए, और उसके बाद जो है ये कोई एक संख्या बननी आएगी। वहाँ तक डिवाइड करते रहिए जहाँ तक कोई एक संख्या नहीं बन जाए 5 अंकों की, बस। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं इसके सॉल्व करने के। इन 2 तरीके से कर लो, बहुत सिंपल सवाल था, तो आप इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी, 15,873, ठीक है। तो ये आज हमने जो है नंबर सिस्टम के लगभग सन 2024 तक के, सन 2024 से लेकर सन 2020 तक के क्वेश्चन लगभग डिस्कस करने हैं। कम से कम 4 से 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे के जो भी सन 2019 18 17 लगभग पिछले 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सन 2015 से लेकर, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका लिंक जो दिया हुआ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।